आज हम आपका जी खुश कर देने वाली एक बहुत ही लाजवाब एनिमी बेस्ड मूवी लेकर आ चुके हैं। हमारे कई व्यूवर्स इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये मूवी हर पल हमारे अंदर के डर को हवा देती रहेगी। एक बड़े ऑर्फनेज में कई बच्चे पल रहे हैं। यहाँ की केयरटेकर इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। इन्हें कोई न कोई अडॉप्ट करने के लिए जरूर आता है और केयरटेकर एक एक करके इन बच्चों को अडॉप्शन के लिए लेके जाती है। ऐसे में एक दिन हीरो और हीरोइन को पता चलता है कि यहाँ के बच्चों को कोई फैमिली अडॉप्ट नहीं कर रही है, बल्कि इन्हें एक मॉन्स्टर के पास भेजा जाता है जो कि इन्हें खा जाता है। दरअसल ये ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक ह्यूमन फार्म है। ये जानकर हीरो और हीरोइन का खून सूख जाता है। वे इस जानलेवा जगह से खुद को और दूसरे बच्चों को बचाने के लिए क्या प्लान करते हैं? क्या ये दो बच्चे खुद को और बाकी बच्चों को यहाँ से बचा पाते हैं? क्या वे बचकर बाहरी दुनिया में जा पाते हैं? और क्या उस बाहरी दुनिया में ह्यूमंस रहते भी हैं या नहीं? ये ह्यूमन फार्म क्यों चलाया जा रहा है? इस तरह के कई खतरनाक सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें इतने ट्विस्ट हैं कि डेथ नोट के ट्विस्ट भी फीके पड़ जाएंगे दोस्तों। इसकी एनिमे सीरीज में 25 से ज्यादा एपिसोड्स हैं और अगर उन सारे ट्विस्ट को मिलाकर एक मूवी में रख दिया जाए तब बनती है ऐसी मूवी। तो चलिए देखते हैं 2020 में रिलीज हुई एक सुपर एनिमे बेस्ड मूवी जिसका नाम है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। अगर दोस्तों आपने इनकी एनिमे सीरीज देखी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा कि वो इससे डिफरेंट है कि नहीं। बाकी इस वीडियो को मजा लूटने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक बड़े ऑर्फनेज में एमा नाम की लड़की को दिखाते हैं। यही कहानी की हीरोइन है। वो बाकी बच्चों को जगाकर उन्हें रिफ्रेश करवाती है और मजे से सबको खिलाती भी है। इस ऑर्फनेज में 16 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं। 16 की उम्र हो जाए तो वे ऑर्फनेज से बाहर जाकर अपनी मर्जी की लाइफ जी सकते हैं। और यह है इस ऑर्फनेज की केयरटेकर जिसे बच्चे मामा कहते हैं। वो इन्हें इतना प्यार देती है कि बच्चों को कभी फील ही नहीं होता कि वे अनाथ हैं। इन बच्चों को उसने इतनी अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग दे रखी है कि एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट यहाँ पर मौजूद है। आज इन्हें कोई टेस्ट दिया गया है। यह है मूवी का हीरो नॉर्मन और ये उसका फ्रेंड रे। एमा, नॉर्मन और रे ये तीनों इस ऑर्फनेज स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हैं और इस टेस्ट में भी इन्होंने ही टॉप किया है। जंगल के बीच बने इस बड़े ऑर्फनेज के चारों तरफ फेंस लगाया होता है और इसके बाहर जाना बिल्कुल मना है। फिर भी बच्चे बहुत ही खुश और मजे में होते हैं। एक दिन एक छोटी लड़की को अडॉप्ट कर लिया जाता है। एमा और बाकी बच्चे बहुत दुखी होते हैं कि अब वो उनके साथ नहीं रहेगी, पर वे खुश भी हैं कि चलो छुटकी को नया परिवार मिल गया है। वे बड़े प्यार से उसे विदा करते हैं। मामा उसे लेकर बाहर जाती है, लेकिन चुटकी अपना फेवरेट स्टफ टॉय भूल कर चली गई थी। रे कहता है वे बहुत दूर नहीं गए होंगे, तुम जाकर चुटकी को ये टॉय देके आ जाओ। नॉर्मन और एमा तेजी से भागते हैं और पहली बार ऑर्फनेज के गेट के पास जाते हैं। इससे पहले उन्हें इस गेट तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ एक पुराने ट्रक के अलावा कुछ नहीं होता। एमा उसके अंदर देखती है तो एकदम चौंक कर खड़ी रह जाती है। नॉर्मन भी देखता है और वो भी घबरा जाता है। चुटकी को किसी ने बेरहमी से मारकर उसकी लाश को ट्रक में रखा हुआ है। तभी किसी की आहट को सुनकर दोनों ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। उसके बाद वे जो देखते हैं मुझे भी बहुत डर लग गया दोस्तों। और अगर आपको भी लगेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर नहीं लगा तो अपनी पीठ थपथपाइएगा। तो ये दो खतरनाक और डरावने मॉन्स्टर्स वहां पर आते हैं और चुटकी की लाश को उठाकर कहते हैं ह्यूमन बच्चों का मांस बड़ा टेस्टी होता है, आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी मामा वहां पर आती है। एक मॉन्स्टर कहता है कि तुम कई दिनों से एवरेज स्टूडेंट्स को ही भेज रही हो, वे उतने टेस्टी नहीं होते, जल्द से जल्द टॉपर्स को भेजो, उनके ब्रेन्स बड़े टेस्टी होंगे। ये सुनकर नॉर्मन और एमा फ्रीज हो जाते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। यानी कि ये मामा इन मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इन्हें अब चाहिए इंटेलिजेंट बच्चों का मांस, इसलिए मामा बच्चों को इतनी ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो इंटेलिजेंट हो जाए। एक मॉन्स्टर को ट्रक के नीचे से इन दोनों की अजीब बू आती है तो वो झट से गाड़ी के नीचे देखता है, पर नॉर्मन और एमा बचकर वहां से निकल चुके होते हैं। लेकिन वे चुटकी का जो स्टफ्ड टॉय लाए थे उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। नॉर्मन और एमा जान बचाकर वापस से भागते हैं। एमा को अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच में है या फिर उसने बुरा सपना देखा। वो बहुत ज्यादा डरी भी होती है। नॉर्मन उसे हिम्मत देता है कि देखो हम दोनों कैसे भी करके यहाँ से बच निकलेंगे, पर एमा कहती है सिर्फ हम नहीं, यहाँ के सारे बच्चे हमारी फैमिली है, उन्हें भी बचाना होगा। नॉर्मन कहता है ठीक है तुम डरो मत, हम वैसा ही करेंगे। दोनों वापस ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं। रे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन दोनों उसे कुछ नहीं बताते। अगली सुबह एमा उठती है तो मामा बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन उसकी असलियत जानने के बाद एमा डर के मारे उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। नॉर्मन कहता है जैसे फार्म वगैरह में भेड़ बकरियां या मुर्गा मुर्गियों को पाला जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें काटकर हम ह्यूमंस खा जाते हैं, उसी तरह हमें भी मॉन्स्टर्स के लिए पाला जा रहा है। उन्हीं की तरह हमारे गले में भी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये नंबर छापा गया है। मामा हमें पाल कर मॉन्स्टर्स को देती है। अब दोनों फैंस को क्रॉस करके जाते हैं तो एक बहुत बड़ी और मोटी दीवार खड़ी होती है। एमा कहती है हमें एक रोप मिल जाए तो हम उस तरफ जा सकते हैं, पर अगर सबको बचाना है तो एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा।
वे वापस आते हैं तो एक लड़की मामा को बताती है मेरा फ्रेंड कहीं खो गया है। मामा उसे शांत करके अपनी एक वॉच खोलती है और सीधे जंगल की ओर जाकर उस लड़के को उठा लाती है। इससे ये दोनों समझ पाते हैं कि मामा के पास हर बच्चे को ट्रैक करने का ट्रैकर है, जिससे वो हर पल इनकी लोकेशन को देख सकती है। मतलब हर बच्चे के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो शायद हमारे कान के अंदर रखा गया है। अब एक दिन नॉर्मन और एमा जंगल में बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी रे आकर पूछता है कि उस रात हुआ क्या था, सच बताओ, उस दिन से तुम दोनों बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। फिर दोनों उसे ए से जेड तक सब कुछ बता देते हैं। रे तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे अपने फ्रेंड्स की बातों पर पूरा विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि मजाक कर रहे होंगे, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर तुम सच कह रहे हो तो सभी को बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्यों ना हम सिर्फ 3 ही बच निकले। एमा उसे समझाती है कि बाकी बच्चे भी हमारी फैमिली हैं। फिर वो भी मान जाता है। अब वे ऑर्फनेज की लाइब्रेरी में जाकर कई बुक्स पढ़ते हैं ताकि दुश्मन यानी मॉन्स्टर्स के बारे में पूरी जानकारी पा सके। रे बताता है कि ये मॉन्स्टर्स हमारे ब्रेन खाते हैं और बच्चा जितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो उतना ही टेस्टी उसका ब्रेन भी होता है। इसलिए मामा हमें इतनी ट्रेनिंग दे रही है। 16 की कम उम्र के बच्चों को टेस्ट दिया जाता है और उनके मार्क्स के हिसाब से ही उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में मॉन्स्टर्स के पास भेजा जाता है। पर 16 साल के बाद बड़े बच्चों को बिना किसी टेस्ट के मॉन्स्टर्स के पास भेजा जाता है, क्योंकि तब वे पूरी बॉडी को खा जाते हैं। अब अगले दिन दिखाते हैं तो मामा अपने लिए मारिया नाम की असिस्टेंट लेकर आती है। अब इससे पहले कि अगले बच्चे की बारी आए, इन्हें सबको बचाना होगा। दरअसल उस रात गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ टॉय देखकर मामा को भनक लग गई थी कि ये बच्चे बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर मामा कहती है इससे पहले वे बच निकले मैं उन्हें मॉन्स्टर्स के पास भेज दूंगी, तुम किसी को कुछ मत बताना। अगले दिन से नॉर्मन और एमा सभी बच्चों को फास्ट भगाने और बिना फुटप्रिंट्स छोड़कर घास पर चलने की ट्रेनिंग देने लगते हैं। वे खेल ही खेल में ये सब सिखाते हैं ताकि मामा को इन पर कोई शक न हो। तब नॉर्मन बताता है कि मामा को शायद हम पर शक हो गया है, इसलिए वे हम पर अब नजर रखने के लिए मारिया को लेकर आ गई हैं। लेकिन वो दोनों हम पर ध्यान ही नहीं दे रही। मतलब हमारे बीच कोई स्पाई है जो हमारे प्लान के बारे में मामा को इन्फॉर्म कर रहा है। छोटे बच्चे ये सब नहीं कर सकते तो जरूर बड़े बच्चों में से ही किसी ने किया होगा। फिर वे ऑर्फनेज में इनकी उम्र वाले बच्चों को बुलाते हैं। एक का नाम है डॉन और इस लड़की का नाम है ग्लिडा। वे उनके सामने मामा की पोल खोल देते हैं। सच सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। अब नॉर्मन को पता लगाना है कि इनमें से स्पाई कौन है। वो रे को बताता है कि मैंने डॉन से ये कहा कि दीवार पर चढ़ने के लिए मैंने एक रस्सी को अपने बेड के नीचे छुपा के रखा हुआ है, और मैंने ग्लिडा को बताया कि मैंने रस्सी बाथरूम में छुपा कर रखी हुई है। अब जो रस्सी गायब होगी उससे पता लग जाएगा कि डॉन स्पाई है या फिर ग्लिडा। इस तरह नॉर्मन अलग ही लेवल पे सोच रहा होता है। यहाँ मामा के डोर के नीचे कोई चिट खिसा कर चला जाता है। उसमें लिखा है कि नॉर्मन के बेड के नीचे रोप है। वो जाकर नॉर्मन के बेड के नीचे से रस्सी उठा लेती है। यहाँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डॉन ही स्पाई है, क्योंकि उसे नॉर्मन ने बताया था कि मेरे बेड के नीचे रस्सी है। अब अगले दिन नॉर्मन एक शॉकिंग बात रिवील करता है। वो कहता है कि रे ही स्पाई है। ये सुनकर एमा चौंक जाती है। अब नॉर्मन एक्सप्लेन करता है कि दरअसल मैंने 3 ट्रैप सेट किए थे, एक डॉन के लिए, दूसरा उस ग्लिडा के लिए और तीसरा रे के लिए। अब हुआ यह था कि कल रात नॉर्मन ने डॉन को कहीं और रखी हुई रस्सी के बारे में बताया था, ना कि अपने बेड के नीचे की रस्सी के बारे में। मतलब सिर्फ रे को पता था कि नॉर्मन के बेड के नीचे रस्सी है। मतलब रे ही वो स्पाई है जिसने मामा को रोप के बारे में चिट दिया। एमा को शौक पे शौक लगता है। वो रे से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम बचना नहीं चाहते। अब रे रिवील करता है कि 7 साल की उम्र में ही मुझे पता चल चुका था कि इस ऑर्फनेज में क्या हो रहा है। तब मैंने मामा से एक डील कर ली कि मैं उनका स्पाई बनकर काम करूंगा और वो बदले में मुझे बाहर से कुछ चीजें ला कर देंगी। वो भी डील के लिए मान गई। अगर दोस्तों आपसे यही ट्विस्ट हजम नहीं हो रहा है तो आगे जो आने वाला है उसका क्या कहेंगे, कमेंट्स में बताना, ठीक है दोस्तों। अब नॉर्मन कहता है कि हम तीनों ने मिलकर एक तगड़ी रस्सी बनाई थी जो कि असली रस्सी है। तुमने मामा को उस रस्सी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम मामा को धोखा दे रहे हो या फिर क्या तुम हमारे जरिए अपने किसी और ही प्लान को अंजाम दे रहे हो? यहाँ रे एक और बड़ी बात रिवील करता है कि हाँ, मैंने तुम लोगों को भी यूज किया। 7 साल की उम्र में मुझे पता चल गया था कि अगर मैंने बचने की कोशिश की तो मारा जाऊंगा। इसलिए इतने साल मैं किसी तरह बच निकलने की प्लानिंग करता रहा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जानबूझकर चुटकी का टॉय निकाल कर टेबल पर रख दिया ताकि तुम दोनों उसे देखो और उसे चुटकी को देने के लिए बाहर जाओ। मैं चाहता था कि तुम लोग भी सच को देखो ताकि हमारे शरीर में फिक्स किए हुए ट्रैकर को निकालने के लिए कुछ चीजें मंगवा पाऊं। ये सुनकर नॉर्मन और एमा के हाथ पैर कांपने लगते हैं कि तू कौन है रे भैया जो 7 साल की उम्र में इतने आगे की सोच पाया। वाह। वो कहते हैं कि अब तुझे अकेला कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब मिलकर काम करेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी बीच रे को वो आखिरी इक्विपमेंट भी मिल जाता है जिसके जरिए इनकी बॉडी से वो ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जा सकता है। अब नॉर्मन, एमा, रे, डॉन और ग्लिडा
पांचों अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मारी आ जाती है और उनसे इनकी बातें सुन लेती है। ये सभी लोग घबरा जाते हैं कि कहीं इसने कुछ ज्यादा तो नहीं सुन लिया, पर वो कहती है कि मेरे गले में भी एक नंबर स्टैंप है, मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ फंसी हुई हूँ, यहाँ से निकलने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं जल्द से जल्द मामा को हटाकर इस जगह की केयर टेकर बनना चाहती हूँ। अगर तुम्हें बचने का रास्ता चाहिए तो मेरे कमरे में आ जाओ, मैं बताऊंगी। पांचों उसके कमरे में जाते हैं। तब वो पूरी बात बताती है कि कई 100 साल पहले ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच लगातार युद्ध होता रहा। इस अंतहीन युद्ध से तंग आकर ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स ने एक समझौता किया। उसके अनुसार धरती के आधे ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स के पास सौंपकर बाकी आधे ह्यूमंस धरती के एक हिस्से में खुश रहेंगे। मॉन्स्टर्स उन्हें परेशान नहीं करेंगे। जिन ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स के हवाले किया गया था उनसे मॉन्स्टर्स ने ऐसे फार्म चालू कर दिए जहां ह्यूमंस को पाल पोस कर बड़ा और इंटेलिजेंट बनाया जाता है और भूख लगने पर मॉन्स्टर्स इन फार्म के ह्यूमंस को खा लेते हैं। उस समय ह्यूमंस भी इस शर्त को मान गए थे। उसके बाद ऑर्फनेज के नाम पर ऐसे कई ह्यूमंस फार्म शुरू किए गए और अब अगर तुम लोग यहाँ से बचना चाहते हो तो तुम्हारी बॉडी का वो ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकालना होगा। ये पांचों पहले से ये बात जानते थे, इसलिए वे उसकी इस बात को इग्नोर करके चले जाते हैं। अब मारिया को शक होता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात को ये लोग इग्नोर करके क्यों जा रहे हैं। अच्छा, मतलब तुम सभी ट्रैकर के बारे में जान चुके हो तो तुमने उसको निकालने का डिवाइस भी बना लिया होगा। पर ये बच्चे उसकी ओवर एक्टिंग का कोई रिएक्शन नहीं देते और बाहर निकल जाते हैं। दरअसल मारिया के दिमाग में अलग ही मसाला चल रहा है। वो किसी तरह इन बच्चों को यहाँ से भगाकर मामा पर इल्जाम लगाना चाहती है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही और फिर वो खुद इस ह्यूमन फार्म की इंचार्ज बनकर राज करना चाहती है। लेकिन अब वो अपना प्लान चेंज करती है। वो रे का बनाया हुआ डिवाइस चुराकर हेडक्वार्टर्स को भेजना चाहती है जिससे मामा की बदनामी हो, क्योंकि उसने बच्चों को ऐसा डिवाइस बनाने दिया। इस तरह मामा को निकाल दिया जाएगा और मारिया केयर टेकर बन जाएगी। उसी रात रे मामा को बता देता है कि मारिया आपको हटाकर खुद इस जगह की इंचार्ज बनना चाहती है। इस बात से बेखबर मारिया बच्चों की गैर मौजूदगी में उनके कमरे को छान मारती है कि कहीं वो डिवाइस मिल जाएगा। आखिर उससे वो डिवाइस भी मिल जाता है। पर तभी मामा वहां आकर मारिया को उसका टर्मिनेशन लेटर देती है जो कि हेडक्वार्टर से आया है। तुम्हें अभी यहाँ से बाहर जाना होगा, ये कहकर मामा चिल्ला जाती है और इस तरह बच्चे बच जाते हैं। जाने से पहले मारिया नॉर्मन की टेबल ड्रॉर में एक पेन रखती है और सोचती है कि मेरा काम तो नहीं हो पाया, तुम लोग तो बच निकलो। फिर वो बाहर निकलती है तो हेडक्वार्टर के इंचार्ज एक मॉन्स्टर को साथ लेकर आई होती है। मारिया उसे बताती है कि बच्चे यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने ट्रैकर को निकालने वाला एक डिवाइस भी बना लिया है। पर इंचार्ज कहती है कि मामा एक काबिल औरत है, अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। ये कहकर वो मारिया को मॉन्स्टर को सौंप देती है जो उसे खा जाता है। अगले दिन नॉर्मन और एमा दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ रे मामा को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वो नॉर्मन और एमा को ना ढूंढ पाए, लेकिन मामा इतनी बेवकूफ भी नहीं है। वो रे को एक कमरे में बंद करके अपने ट्रैकर से उनका पता लगा ही लेती है। वो बहुत ही सेंटिमेंटल बातें करती है कि मैं तुम लोगों को बहुत ही खुश देखना चाहती हूँ, फिर तुम लोग भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो। नॉर्मन और एमा उससे बचकर भागते हैं, लेकिन वो एमा को पकड़कर उसकी टांग तोड़ देती है। आवाज को सुनकर नॉर्मन चौंक जाता है। मामा नॉर्मन को एक और शॉक देते हुए कहती है कि अपना आखिरी दिन जी भर के जी लो, क्योंकि कल मैं तुम्हें मॉन्स्टर्स के पास ले जाने वाली हूँ। ये सुनकर दोनों ही फ्रीज हो जाते हैं। उस रात रे और एमा नॉर्मन से कहते हैं कि सुबह से पहले बच निकलो कैसे भी करके। जब एमा का पैर ठीक होगा तो हम दोनों बाकी बच्चों को लेकर निकल जाएंगे। पहले तो नॉर्मन नहीं मानता, पर दोनों उसे कन्विंस कर ही लेते हैं क्योंकि कल सुबह उसे मॉन्स्टर्स का शिकार बनना पड़ेगा। उसे अभी के अभी बचना होगा। नॉर्मन उस पेन को देख लेता है जो मारिया ने उसकी टेबल ड्रॉर में रखा था। वो उसे भी उठाकर निकल जाता है। आखिर एक रस्सी की मदद से वो उस तगड़ी और बड़ी दीवार पर चढ़ भी जाता है। अगले दिन सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तब मामा नॉर्मन को लेने आती है, पर उसे ना पाकर वो अपना ट्रैकिंग डिवाइस चेक करती है और स्माइल करती है। दरअसल नॉर्मन बचकर निकलने के बजाय लौट कर आ रहा होता है। एमा और रे उसको डांटते हैं कि तुम वापस क्यों आ गए। नॉर्मन बताता है कि उस दीवार की तरफ एक बहुत ही गहरी खाई है, उसे पार नहीं किया जा सकता। ऊपर से हमारे ऑर्फनेज के पास और भी कुछ ऑर्फनेज बिल्डिंग्स हैं। इन सभी ऑर्फनेजेस को एक दीवार अलग करती है। ऑर्फनेजेस से बच निकलने का एक ही रास्ता है, वो एक ब्रिज है जो हेडक्वार्टर से गुजरता है। ये सब कुछ मैं तुम दोनों को बताना चाहता था, वरना तुम लोग बच्चों को लेकर कैसे बचते, इसलिए मैं लौट आया। इतने सारे बच्चों की जान चली जाए, इससे अच्छा तो यही होगा कि मुझ अकेले की जान जाए। एमा और रे बहुत रोते हैं। एमा मानना ही नहीं चाहती कि नॉर्मन मरने वाला है, पर नॉर्मन बहुत ही खुश होता है कि वो अपनी जान देकर इतने सारे बच्चों की जान बचा रहा है। वो बड़े प्यार से सबको अलविदा कहकर मामा के साथ जाता है। गेट के पास एक बड़ा मॉन्स्टर वेट कर रहा होता है। वो अपने साथ नॉर्मन को उठाकर लेकर जाता है। नॉर्मन के ना होने से एमा और रे एकदम से अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें यहाँ से बचने का ख्याल भी नहीं आता। वे अब बात भी नहीं करते और चुपचाप बैठे रहते हैं।
इनकी हालत देखकर ममा बहुत ही खुश होती है और इन्हें चिढ़ाकर चली जाती है। इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं और रे का 16वां बर्थडे आता है, यानी अब रे को मॉन्स्टर्स का शिकार बना दिया जाएगा। आधी रात को एमा उठकर एक कमरे में जाती है जहाँ रे कुछ पढ़ रहा होता है। अब रिवील होता है कि ये दोनों इसलिए बात नहीं कर रहे थे ताकि ममा को विश्वास हो जाए कि ये लोग बचने की उम्मीद खो चुके हैं। दरअसल इनकी प्लानिंग फुल स्पीड में चल रही होती है। एमा कहती है ममा मुझ पर नजर रखती रहती है, पर वो नहीं जानती कि मैंने डॉन और ग्लिडा को बच्चों को ट्रेन करने का काम दे दिया है। वे बच्चों को फास्ट भगाने, रोप पर चढ़ने वगैरह की ट्रेनिंग दे चुके हैं। हम सभी कल दोपहर को बच निकलेंगे। रे कहता है कल नहीं, एक काम करो, तुम सभी आज ही बच निकलो। ये कहकर वो फ्यूल कैंस का एक बॉक्स निकालता है। वो कहता है कि अब मैं इस ऑर्फनेज को और खुद को जलाने जा रहा हूँ। मौके का फायदा उठाकर तुम सब यहाँ से आराम से बच निकलो। एमा शॉक हो जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पर वो हर तरफ फ्यूल फेंककर खुद पर भी डाल देता है। फिर माचिस की तिल्ली जलाकर उसे नीचे गिरते हुए फ्यूल पर फेंकता है। अगले सीन में वो जगह जलने लग जाती है। एमा घबराकर बहुत रोती है कि ये क्या हुआ मेरी आंखों के सामने। इतने में ममा आकर देखती है और उसे टेंशन हो जाती है। वो किसी भी हाल में रे को बचाना चाहती है क्योंकि उसे रे को मॉन्स्टर्स के पास भेजना है। वो ट्रैकिंग डिवाइस में देखती है तो रे का लोकेशन आग के अंदर दिखा रहा होता है। फिर वो एमा से कहती है तुम बाकी बच्चों को लेकर बाहर जाओ, मैं आग बुझाती हूँ। एमा भी वैसा ही करती है। आग बुझाते हुए ममा को ख्याल आता है कि सारे बच्चे सोने के वक्त शूज क्यों पहने हुए थे। वो घबरा कर मुड़ती है तो वहाँ ना तो एमा होती है और ना ही बच्चे होते हैं। ममा तुरंत उन्हें ढूंढने निकलती है और यहाँ एमा बच्चों को लेकर जंगल में आ चुकी है, पर वहाँ रे खड़ा है। अरे ये मरा नहीं क्या? अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं एक बढ़िया सा ट्विस्ट। दरअसल रे ने जलती हुई तिल्ली पहले फेंकी थी, पर जमीन पर गिरने से पहले एमा ने उसे पकड़ लिया था। वो रे को बताती है कि नॉर्मन ने तुम्हारे कमरे में फ्यूल कैंस देख लिए थे। वो जान गया था कि तुम खुद की बलि चढ़ाकर दूसरे बच्चों को बचाने का प्लान बना रहे हो। मरने से पहले नॉर्मन ने एक लेटर में डिटेल्ड प्लान लिखकर मेरे कमरे में छोड़ दिया था, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। लेकिन एक और चीज, रे की लोकेशन आग के अंदर क्यों दिखाई दे रही थी? असल में रे ने कान के अंदर से ट्रैकर निकालने के लिए जो डिवाइस बनाया था उसके जरिए इन्होंने सारे बच्चों के ट्रैकर्स निकाल दिए थे, इसीलिए सारे बच्चों के कानों में बैंडेज लगा हुआ था। एमा ने पक्का प्लान करके वहाँ ऐसी सेटिंग की थी कि रे जल जाए और उसी जगह पर रे का ट्रैकर भी फेंक दिया था और इस तरह बनाया इन्होंने ममा को उल्लू। बाकी बच्चे यहाँ रस्सी की मदद से तेजी से दीवार पर चढ़ रहे होते हैं। यहाँ ममा हेडक्वार्टर को वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म कर देती है कि बच्चे स्केप हो रहे हैं, उन्हें ब्रिज पर ब्लॉक करो। इतने में हेडक्वार्टर्स का सायरन बजने लगता है, मतलब उन्हें पता चल चुका है। रे घबरा जाता है कि अब कैसे बचेंगे। तभी एमा नॉर्मन का लेटर निकालकर फिर देखती है। यहाँ नॉर्मन ने एक और ट्विस्ट दे रखा है। जब वो पहली बार उस दीवार पर चढ़ा तो उसने देखा कि उस तरफ बड़ी खाई है, पर उसने ये भी पता लगाया कि एक तरफ दीवार और खाई के दूसरी तरफ की चट्टान का डिस्टेंस बहुत कम पड़ता है और बच्चे आसानी से एक हैंगर की मदद से उस पर आ जा पाएंगे। उसने पूरी मेजरमेंट के साथ एक ड्राइंग भी उस लेटर में बनाई होती है। अब बच्चे एक एक करके बिना डरे हैंगर पकड़कर उस तरफ चले जाते हैं। रे हैरान भी होता है और खुश भी कि ये बच्चे इतने निडर होकर इतनी बड़ी खाई के ऊपर से कैसे कूद रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई, मतलब सब उस पार हो जाते हैं। एमा निकलने वाली होती है कि ममा दीवार पर चढ़कर आ जाती है। वो कहती है तुम लोग मत जाओ, तुम लोग उस पार चले भी गए तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। ऑर्फनेज ही तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया सेफ जगह है। अब वो अपना फ्लैशबैक बताती है। कई साल पहले मामा एक लड़के से प्यार करती थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, पर इस ऑर्फनेज के लोगों ने उसके लवर को पकड़कर मॉन्स्टर्स के हवाले कर दिया। उसके बाद मामा यहाँ नहीं रहना चाहती थी और बचने के इरादे से इस दीवार पर चढ़ी। तब उसे ख्याल आया कि इस दीवार के उस पार ह्यूमंस रहते भी हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। अगर वो जगह इससे भी बुरी निकली तो मैं क्या करूंगी? उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं यहीं रहकर इस ह्यूमन फार्म में नौकरी कर लेती हूँ। वो आगे बताती है कि ये सोचकर मैंने वापस ऑर्फनेज में जाना ही सही समझा और कुछ साल बाद केयरटेकर की नौकरी कर ली। मेरा एक बच्चा भी हुआ, पर इन लोगों ने उससे भी मुझसे छीन लिया। यहाँ पता चलता है कि मामा एक बहुत ही अच्छी औरत है, पर उसके हालात ने उसको ये सब करने पर मजबूर कर दिया। मामा रस्सी काटने वाली होती है, पर एमा कहती है मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि आप भले मॉन्स्टर्स की भूख मिटाने के लिए बच्चों को उनके हवाले करती हैं, पर फिर भी आप हम सभी से बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम सबको बचाना चाहती हैं। गुड बाय। ये कहकर एमा हैंगर पकड़कर उस पार चली जाती है और जैसा उसने कहा था मामा को रस्सी काटने का मन नहीं करता। सारे बच्चे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ मामा खुश होती है और कहती है तुम सब खुश रहो और अपना ख्याल रखो। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 7 साल की उम्र में रे अपने मन से कोई गाना गा रहा था। उस गाने को सुनकर मामा दंग रह गई, क्योंकि ये उसका फैमिली सॉन्ग था जो कोई और नहीं जानता था। उसने रे से पूछा कि तुम्हें ये गाना किसने सिखाया? तब रे ने कहा जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ये गाना गाती थी। मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा, पर मुझे ये गाना अच्छे से याद है। ये सुनकर मामा को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब उसका बच्चा पेट में था
तो तब वो उसे ये गाना सुनाया करती थी। वो समझ गई कि रे मेरा ही बेटा है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। और प्रेजेंट में मामा हेडक्वार्टर्स में बता देती है कि मैंने उन बच्चों को बचाने में मदद की, इस वजह से उससे भी मास्टर्स के हवाले कर दिया जाता है और वो मर जाती है। ये बच्चे जंगल में दिशाहीन घूम रहे होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है। तभी एमा वो पेन खोलती है जो मारिया ने नॉर्मन के कमरे में रखा था। नॉर्मन ने उसे एमा को दे दिया था। उस पेन के अंदर से एक होलोग्राम निकलता है जो इन्हें ठीक डायरेक्शन में लेके जाता है। फिर उस होलोग्राम को फॉलो करते हुए ये एक खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं।